आज के इस पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 है, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो कक्षा में कुछ प्रतिभाशाली छात्र भी होते हैं जैसे कि जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनमें सृजनात्मकता होती है, रचनात्मकता होती है। तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। तो ये तो सभी बच्चों को देते हैं। ऑप्शन 2 है, सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। तो किसी को ऊंचा स्थान और किसी को नीचा स्थान देना, यह एक अध्यापक का कार्य नहीं होता है। तीसरा है, भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दे। तो ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि केवल संज्ञानात्मक विकास ही आवश्यक नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखे और उनकी दिलचस्पी बनाए रखे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और हमने उसको एक्सरसाइज का मान लीजिए सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसने अपने दिमाग से वो सब पूरा कर दिया, मान लीजिए वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, तो हम उसको क्या करेंगे कि आप दूसरा क्वेश्चन या दूसरा एक्सरसाइज ट्राई करिए, अपने तक उसको व्यस्त रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 इसका है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो कक्षा में जो असफलता हो रही है छात्रों की, उससे कैसे निपटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला है, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार। तो जो फेल हो रहे हैं बच्चे या फिर असफल हो रहे हैं, उनको अत्यधिक सुधार। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है, करने बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके। ठीक है, तो उनके लिए एक बुद्धि का आकलन करने के लिए उनके लिए एक स्टैंडर्डाइज परीक्षण या टेस्ट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, छात्रों की जाति की पहचान करके उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर। अब जाति का बुद्धि से तो कुछ लेना देना है नहीं, तो ये जाति वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। अर्थात एक शिक्षक अपनी जो शैक्षणिक नीतियां हैं, जो भी वो शिक्षा में नीतियां अपना रहा है या फिर जिन भी विधियों की का प्रयोग कर रहा है, तो उनका आलोचनात्मक परीक्षण भी करना आवश्यक होता है कि उनमें कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर देखो, छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो सबसे पहले तो शैक्षिक रणनीतियों की में परिवर्तन भी करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका। पूर्व ज्ञान मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड उनको पहले से क्या पता है, उसी को यूज करते हुए उनको नया चीज़ों का जो हम ज्ञान कराते हैं, उसी को संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे अगर कोई टीचर बच्चों को अम्ल के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, अम्ल के बारे में पढ़ाना चाह रहा है, तो वो क्या करता है कि नींबू नींबू का जो बेसिक उसका अम्लीय गुण है, या फिर नींबू के बारे में पूछता है कि आपने नींबू खाया, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है। तो वो चीज़ है। तो नींबू के बारे में तो, अम्ल के बारे में तो बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन नींबू के बारे में से पहले से जानते हैं। तो नींबू जो है पूर्व ज्ञान है, उसी के सहायता से
नई चीज अम्ल के बारे में सिखाना ही क्या कहलाता है? अधिगम में पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। संबंध बनाने के लिए ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2, पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से विषय से परिचित है। तो ये बात तो नहीं है कि पूर्व ज्ञान उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से विषय से परिचित है। ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे ये है ना, अम्ल वाला उदाहरण आपके सामने है। भले बच्चा अम्ल के विषय में नहीं जानता, लेकिन पूर्व ज्ञान में नींबू के बारे में तो जानता है। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है करके नहीं जानता है, बट नींबू के बारे में तो जानता है। तो यह ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, पुराने की सहायता से नई चीजों को सीखना ही क्या कहता है? संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकता है? तो टीचर कैसे सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट को? बिकमिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स, कि वो खुद ही चीजें सीखे। तो यहाँ ऑप्शन ए है, सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके। सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करके देंगे तो ये भी सही है। ऑप्शन तो सही लग रहा है। देखते हैं आगे और नेक्स्ट ऑप्शन, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, और सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके, छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक और ग्रेड प्रदान करके। तो यहाँ पर इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, छात्रों को स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसी से क्या होगा? बच्चे खुद सेल्फ लर्निंग की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए है, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। चलो ठीक है, ये तो रहते ही हैं। समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। दोनों कथन सही लग रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। ऑप्शन तो सही है। समुदाय को निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन कम्युनिटीज तो देती ही है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी लग रहा है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। आप देख लीजिएगा इसको। ए और दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करते हैं। मेरे हिसाब से ये लग रहा है, बट फिर भी आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डॉट डॉट को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डॉट डॉट को बढ़ावा देना चाहिए। तो शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए शिक्षकों को डॉट डॉट को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसका प्रोत्साहित करना चाहिए? कार्यात्मक स्थिरता, धन अंतः विश्लेषण, मौखिकीकरण, विश्वास दृढ़ता। तो मौखिकीकरण मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा।
ठीक है। तो इसका देखिए, अगर वो करके सीखेंगे तो तभी देखिए, मतलब अगर कोई समस्या है तो उसका जो कार्यात्मक स्थिरता हो जाएगा, तो तभी वो लोग सीख पाएंगे। तो ऑप्शन एक ये हो जाएगा, ठीक है। को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डॉट डॉट चिंतन को बढ़ावा देना। अपसारी, ठीक है, अपसारी चिंतन को। अभिसारी का मतलब होता है कि एक केंद्रित होता है ना, अभिसारी होता है केंद्रित एक बिंदु पर, और अपसारी होता है कि अंदर से बाहर की ओर। ये बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है, ठीक है। तो समस्या समाधान कौशल के लिए कार्यात्मक स्थिरता को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। अन्वेषण अधिगम में छात्र, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, ठीक है। खोज या फिर जैसे कुछ खोज, चीजों को खोज के सीखना अन्वेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो खोज कर जानना होता है अन्वेषण का अर्थ। तो इसमें जो बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन होने के, इसमें सभी में जानकारी प्राप्त करने के बारे में बताया है, लेकिन खोज वाला देखिए ऑप्शन ए में है और सॉरी एक में और चौथे में है। तो पहला ऑप्शन है, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करना ही क्या कहलाता है, अन्वेषण, ठीक है। जानकारी प्राप्त करना नहीं होता है अन्वेषण, नई खोज करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो दोहराव तो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अधिसंज्ञान हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। मेटाकॉग्निशन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का उत्तर, ठीक है। आलंबन स्मृति सहायक विद्या, इसमें स्मृति का तो कोई लेना देना है नहीं ना, आगे जाके बैठने में क्या हो रहा है, वो अधिसंज्ञान है, उसमें और अधिक ध्यान लगाना चाह रहे तो अधिसंज्ञान आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में, इमोशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 का। भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती है। भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती है, लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती। ये ऑप्शन सही नहीं है। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर होती है। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्या कहा है? भावनाएं संज्ञान, जो भावनाएं होते हैं हमारे कॉग्निशन को, संज्ञान को विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, ठीक है। अगर हमारा मन भावनाएं सही है तो तभी तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए तीसरा ऑप्शन क्या था, उनको भी देख लेते हैं। अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है। अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव एक ही जैसा होता है हमेशा, ये बात सही नहीं है। भावनाएं कूट लेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, ये भी कोई सही ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो ये है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20। How can teachers increase intrinsic motivation in the students?
तो शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? नकारात्मक पुनर्मल के देकर, ये तो गलत बात है। इनाम और पुरस्कार देकर, ये बात सही है। सीखने का आनंद पैदा करके, किसी सजा को हटाने का प्रलोभन, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इन दोनों में दो है कि आपको आंतरिक प्रेरणा कैसे मिलेगा। देखो, बाहरी रूप से तो इनाम दिया जा सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से अगर प्रेरित करना है तो उसमें सीखने में आनंद पैदा करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में से हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सीखने का आनंद पैदा करके, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 21। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन है? आंतरिक मतलब जैसे इंसान को अगर मन से हम मोटिवेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा माने मोटिवेशन, जो ये अभिप्रेरणा दिया है इसका मीनिंग होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य, आंतरिक मतलब अगर उनको हमने उनके मन में ये फीलिंग्स डेवलप कर दी कि आपको पढ़ाई करनी है या कुछ सीखना है, तो उसको आंतरिक अभिप्रेरणा बोलेंगे। और बाह्य, बाहरी रूप से हमने उनको इनाम दे दिया, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है। ये बात तो सही है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर हम इनाम दे रहे हैं, चलो उनको हमने बोला कि आप लोग कुछ पढ़ाई करिए, उनको प्रेरित करने की कोशिश की बाहर से, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा करने की कोशिश की, नहीं हुआ। बट क्या पता है कि अगर हमने इनाम दिया तो इनाम देके वो बाह्य बाह्य अभिप्रेरणा देने के बाद आंतरिक रूप से उनके मन में, बच्चों के, ये डेवलप हो गया फीलिंग कि हमें भी पढ़ाई करनी है, तो बाहर से हम आंतरिक को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। अभी देखते हैं और तीसरा ऑप्शन, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया करती है। ठीक है, एक तरीके मतलब एक दूसरे के साथ जो उनका रिलेशन होता है वो जटिल तरीके से अंतःक्रिया करती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंधित स्थापित करती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। ठीक है, स्वतंत्र है ना, ये ऑप्शन दूसरा था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब बाहर वाला आंतरिक को नहीं कर सकता, आंतरिक वाला बाहर को नहीं कर सकता, तो ये बात गलत है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे को अंतःक्रिया करती है, तो ये ऑप्शन सही है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं एक बार। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है। अनन्य मतलब अलग अलग है, व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो प्रश्न संख्या 22 में बताया है, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। जो वंचित मतलब गरीबी से अमीरी की ओर जाते हैं, समृद्ध में। ठीक है, इकोनॉमिकली है ये लेना देना इसमें। तो उन बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन में और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार होता है। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित किस बहस की ओर इशारा करती है? तो कोई गरीबी से अगर अमीरी में जा रहा है, इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, तो उसका बुद्धि भी धीरे धीरे ठीक होता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यह किस बहस की ओर इशारा कर रहा है? तो इसका देखिए कौन सा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, स्थिर बनाम वृद्धिशीलता। ये ऑप्शन नहीं होगा। आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, विभेदीकरण बनाम एकीकरण,
निरंतरता बनाम अनिरंतरता। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे आनुवंशिकता बनाम, जैसे वो वंचित में पैदा हो गया ना, ठीक है, उसकी आनुवंशिकता के हिसाब से उसका डेवलपमेंट नहीं है मान लिया जाए। लेकिन अब दूसरा है पर्यावरण। अगर वो समृद्ध परिवेश में चले गया तो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलने लगेगा कि उसका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत या जितना भी होना है वो डेवलप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 23 इसमें है। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। जब हम बच्चों को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तब हम जेंडर, जाति या सामाजिक वर्ग संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। ठीक है। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए और आर दोनों सही है। देखिए, अगर हम एक ही श्रेणी में रख रहे हैं बच्चों को तो ना हम बच्चों का जेंडर देखेंगे, ना हम उनकी कास्ट जाति देखेंगे, ना ही उनका कौन से सामाजिक वर्ग से वो आ रहे हैं। ये संबंध हम बच्चों के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देंगे। अब एक ही में रख देंगे तो उनके बीच का जो अंतर है वो हम डेफिनेटली उसको नहीं कंसीडर करेंगे ना। तो ये तो सही है। आर दोनों सही है। दूसरा है बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। ठीक है, सामाजिक संकल्पना है एक बचपन, ये बात भी सही है। लेकिन क्या जो पहला कथन है उसका व्याख्या सेकंड कथन कर रहा है? नहीं, ये अंतर के बारे में कह रहा था ना पहला कथन, तो दूसरा कथन तो अंतर के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? ठीक है, जीन प्याजे ने जो प्रस्तावित किया था संज्ञान में परिवर्तन, उसमें कारक थे, तो उन कारकों में से ये यहाँ पर कौन सा नहीं है? ठीक है, एक अलग होगा, उसको हमें छांटना है। तो देखिए, जैविक परिपक्वता था, संतुलीकरण मतलब इक्विलिब्रेशन एक्टिविटी भी था उनके कारण में, गतिविधि, जैविक बायोलॉजिकल मैचुरेशन, इक्विलिब्रेशन और एक्टिविटी था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक उपकरण जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 25। जीन प्याजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर, ठीक है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, सॉरी ये दोनों ही गलत है, सॉरी गलत बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जीन प्याजे ने सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है कहा है ना, तो ये गलत है। ठीक है, पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं है। ठीक है, और वातावरण पर भी निर्भर है ऐसा बोला था। और दूसरा कथन है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया, interaction between heredity and environment, development is the result of interaction between heredity and environment। तो ये भी क्या है, कथन गलत है। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पर इस पर गलत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 26।
जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते, तो वे अनुभव करते हैं और डॉट डॉट का सहारा लेते हैं। तो वे असंतुलन अनुभव करते हैं, असंगति, असंगति, असंतुलन। और क्या करते हैं तो वो आंत आंतरीकरण अनुकूलन, आंतरीकरण अनुकूलन। तो किसका, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4। कैसे? जब जीन पियाजे के दौरान जब बच्चे मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते, तो वे असंतुलन अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? असंतुलन अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा नए विद्यालय में जाता है तो वहाँ असंतुलन अनुभव करता है ना, तो फिर बाद में वो वहीं के हिसाब से ढल जाता है, अडेप्टेशन कर देता है वो नई जगह के आधार पे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 27। जिन प्याजे जिन प्याजे देखिए कितने 3 क्वेश्चन आ गए। तो ये सीटेट के लिए जो जिन प्याजे जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, इनसे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार इनकी इनसे रिलेटेड या फिर इनको पढ़ ही लीजिएगा, या अगर नहीं है तो वीडियोस देख लीजिएगा। इनके बारे में बहुत प्रश्न आ रहे हैं इनसे। जहाँ पियाजे बच्चों को डॉट डॉट देखते हैं, वहीं वाइगॉस्की बच्चों को डॉट डॉट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधे इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। जहाँ पियाजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं, तो वाइगॉस्की किसके रूप में देखते हैं? सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। ठीक है, विचारों का हेरफेर करता है कौन? जिन प्यादे के आधार पर बच्चा, और निष्क्रिय, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रिय, समाज जैसा जैसा करता है वैसा वैसा करता है। तो वाइगॉस्की के आधार पर सामाजिक संदर्भ में बच्चा क्या होता है? निष्क्रिय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 28। लॉरेंस कोहलबर्ग, ये भी बहुत फेमस हमारे शिक्षा शास्त्री, इनका भी बहुत क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो आता ही लगभग लगभग। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के क्या आधार है? नैतिक विकास की अवस्था, ठीक है, इसके निर्धारण के क्या आधार है? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। देखिए, बी, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में और विपक्ष में। तो आयु से तो कोई नैतिकता किसी की पता चलती नहीं है। व्यक्ति की अनुक्रिया अंतःक्रिया का तर्क इससे भी पता नहीं चलता है। तो व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर, ठीक है। अब नैतिक विकास, अगर उसने चोरी के पक्ष में दिया है तो वो नैतिकता को नहीं कर रहा है। चोरी चाहे भले कार्य के लिए भी क्यों न किया गया हो, तो वो अनैतिक कार्य ही माना जाएगा अगर पक्ष में दिया, और विपक्ष में दिया है तो वह व्यक्ति के विचारों को नैतिक माना जा सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति का उत्तर जिस प्रकार का होगा उसी के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि ये नैतिक विचार है या नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 29। लेव वाइगोत्स्की, जो इनके भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं, के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। संज्ञान माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसको माना है वाइगोत्स्की ने? तो ऑप्शन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। तो दिमाग का जो डेवलपमेंट वाइगोत्स्की ने माना है। पर्यावरण के अनुकूल ढलना नहीं माना है। संज्ञानात्मक द्वंद्व को पहचान पाना है, इसको भी नहीं बोला है। योजनाओं को सुसंगत पूर्णता में संगठित करना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगी कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों को के में महारत करना, कि मतलब किस प्रकार से उस समय हम अपनी
जैसे हम अपने साइकोलॉजिकल टूल को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, उसको ही वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट माना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 30 है। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डॉट डॉट की आवश्यक भूमिका है। तो इसमें जो है अधिक जानकार अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, मोर नॉलेजेबल अदर्स प्लेज एन इसेंशियल रोल इन हेल्पिंग लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में प्रगति में मदद करने में जो अधिक जानकार होता है ना, ऐसे जैसे हमसे हमारे अध्यापक ज़्यादा जानकार होते हैं तो वो हमारा डेवलप करने में मदद करते हैं। तो इसका और राइट आंसर हो जाएगा अधिक जानकार एवं अन्य। परिपक्वता, कार्यात्मकता और भौतिक पर्यावरण इसके आंसर नहीं होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये रहे हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 30 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर दिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में 60 क्वेश्चन हम साइंस के करेंगे। ठीक है, उसके बाद 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 का करेंगे। ठीक है, और 30 क्वेश्चन वो जो कि हिंदी रहेगा। ठीक है, एक आइडिया आ जाएगा आपको। और उसके बाद 30 क्वेश्चन हम किसके करेंगे, लैंग्वेज 2 जो कि इंग्लिश रहेगा। ठीक है, आपने कुछ इंग्लिश भी किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया होगा जिसमें कंफर्टेबल है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 150 हमारे मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, सीटेट के लिए। तो ये हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कवर कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 60 क्वेश्चन साइंस एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो आगे वीडियो आएंगी वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की आएगी। तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि सीटेट का कैसे आपने कवर करना है। क्योंकि लैंग्वेज 1 में से 30 मार्क्स नहीं भी तो आप 25 मार्क्स 25 यहाँ ले आओगे तो 50 मार्क्स आप यहाँ ला सकते हो 60 में से। ठीक है, और जो ये 90 मार्क्स का है इसमें 30 में से 25 आपने यहाँ ले भी आए, मान लीजिए आपने 50 ले आए 2 लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ 25 ले आते हो 30 में से, और फिर ये इसमें 60 में से चलो 10 क्वेश्चन गलत भी हो गया आपके, तो अगर 50 मार्क्स से ले आते हो तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 12, तो 125 आ जाता है। तो आप कट ऑफ से तो ऊपर हुई हो और आपके अच्छे डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है नोट करने वाली कि यहाँ पर कौन से शिक्षा शास्त्रियों का नाम बार बार आया है, वाइगोस्की का नाम आया है। ठीक है, और कौन था, वाइगोस्की का नाम आया है, कोहलबर्ग का है, और ये प्याजे हो गया, जिन प्याजे। तो इनके विषय में भी आपको एक बार वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, कोहलबर्ग हो गया, कोहलबर्ग, और दूसरा था जीन प्याजे, सॉरी प्याजे, और एक और था वाइगोस्की। ठीक है, वाइगोस्की। ठीक है, ये 3 शिक्षा शास्त्रियों के से रिलेटेड प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो आप इनकी वीडियोस भी एक बार देख लीजिएगा कि क्या इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दे रखे हैं, इन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट का क्या क्या दे रखा है, वो आप देखेंगे तो आपका जरूर यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बाकी तो नॉर्मली है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो आएगा साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला आएगा, और उसमें आपको साइंस के 30 मार्क्स मैथ्स का रहता है, और 30 मार्क्स साइंस का वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैथ्स का करेंगे, फिर उसके बाद 30 बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, तो वो कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।